हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20th एंड 21st जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं और आपको ही पता है 21st जून इज़ नॉन फॉर इंटरनेशनल योगा डे। और इंटरनेशनल योगा डे की अगर बात करें तो ये आपका न्यूज़ में भी आया है और आपको भी पता है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन बेसिकली भारत के प्रयासों का ही परिणाम है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हाउएवर ये सेलिब्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि जो योगा के प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने शरीर में उसे उतारने की ज़रूरत है। बिकॉज आज के समय में जितना स्ट्रेसफुल लाइफ मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं योगा और मेडिटेशन से कम किए जा सकते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता जा रहा है, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि मटेरियलिस्टिक रिचनेस बढ़ती जा रही है। इंडिविजुअल एंड ह्यूमंस आर बेसिकली अट्रैक्टिंग टुवर्ड द मटेरियल थिंग्स। तो इसके कारण थोड़ा सा जो पेशेंस है, जो परसिवरेंस है व्यक्ति के मस्तिष्क से वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण जो स्ट्रेस लेवल है व्यक्ति की बढ़ती जाती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार पहले के समय में इतना जो स्ट्रेस आज देखने को मिलता है कि ये आपका एक तो रोजगार हो गई या फिर लाइफ से जुड़े स्ट्रेसेस हो गए, उतना नहीं देखने को मिलता था। लोगों में रिस्पेक्ट, परसिवरेंस, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि फेथ, बिलीफ, ये सब पहले ज़्यादा महसूस होते थे। और दैट्स वाई लोग भले ही कितने भी मुसीबतों से जूझते थे फिर भी वो अपने आप को बैलेंस रख पाते थे, अपने आप को हंसमुख रख पाते थे। कहीं ना कहीं वो कल्चर जो पीछे छूटती जा रही है उसे रिवाइव भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं 21 जून इज अ डे कि हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रण लेना चाहिए कि अपने जीवन में मेडिटेशन, योगा भले ही कम समय ही सही लेकिन उसे उतारा जाए, सो दैट ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो सके। सो वी विल डिस्कस दीज आर्टिकल्स वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार का जो 21 जून ऑफ योगा है वो आपका 7th एनुअल इंटरनेशनल योगा डे है, जिसे वर्ल्ड ओवर में सेलिब्रेट की जा रही है। और सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, योगा जो है भारत की ही देन है पूरे विश्व को। इट इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड इसके लिए आपका जो एविडेंस मिलता है वो बेसिकली वेरियस सील्स एंड फॉसिल्स रिमेन्स जो इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन हमारे देश में पनपे थे, उन सब से एनालिसिस के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं योगा उस समय से ही एग्जिस्ट कर रहा था। योगा साधना के भी आपके जो स्कल्पचर्स टाइप्स है वो सब मिले हैं, वो सब सजेस्ट करते हैं कि योगा सिर्फ प्रेजेंट इंडिया में ही नहीं बल्कि एंशिएंट इंडिया से मौजूद था। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे तो इसे ऑब्जर्व करा गया था जून 21, 2015 में आफ्टर यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड ए रेजोल्यूशन। और ये जो इंटरनेशनल योगा डे है इसे आप इंडिया का सॉफ्ट पावर के रूप में देख सकते हो कि कैसे भारत, एक तो होता है आपका हार्ड पावर, दूसरा सॉफ्ट पावर होता है। हार्ड पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लड़ाई झगड़े, मिलिट्री, ये सब शामिल हो जाते हैं, फाइटिंग हो जाती है। लेकिन सॉफ्ट पावर यानी कि एक प्रकार से मन मुग्ध कर देना, एक प्रकार से मन के विचारों से जीतना, इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। आप भी ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जो एक तो काफी ज्यादा गुस्से वाले होंगे और गुस्से वाले तरीके अपनाते होंगे किसी से बात मनवाने के लिए, और दूसरा होता होगा आपका नर्म प्रकार का व्यक्ति जो अच्छी अच्छी बातें कर बातें मनवाई जा सकते हैं। तो ये होता है आपका इंडियन सॉफ्ट पावर। तो ये योगा हो गया, कल्चर हो गया, आपका वसुधैव कुटुंबकम हो गया, ये सब ऐसी फिलॉसफी है जो भारत की सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करती है। और फिर देख लो 21 जून मार्क्स द समर सॉल्स्टिस, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ और सन जो है अपीयरेंट शिफ्ट करते रहता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो 21 जून होता है वो आपको ही पता है, जो सन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, ये याद रखना है ना, बिकॉज सन इज इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। दैट्स व्हाई
दिस डे मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड साथ ही साथ इस दिन का काफ़ी स्पेशल सिग्निफिकेंस भी होता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड इस बार का जो थीम रहा है ये बेसिकली योगा फॉर वेलनेस which focuses on practicing yoga for physical and mental well-being. And on this occasion प्राइम मिनिस्टर ने एम योगा ऐप भी लॉन्च किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीलिम्स के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण बेसिकली इंफॉर्मेशन है कि एम योगा ऐप डेवलप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस WHO कोलैबोरेशन के द्वारा। और इस ऐप के तहत यूजर्स को कलेक्शन ऑफ वीडियोस प्राप्त होंगी, ऑडियो प्रैक्टिस सेशंस प्राप्त होंगी योगा के ऊपर कि वो घर बैठे योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जब मन चाहे तब, और जिस प्रकार का योगा चाहे उस प्रकार का योगा इन ऐप के जरिए किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट। अब बात करते हैं अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लोगों की, तो आप देख सकते हो ये लोगो यहाँ पर है और ये लोगो ऐसा ही नहीं डाल दिया गया है, इसके हर एक कंपोनेंट का अपना सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो फोल्डेड हैंड आप देख रहे हो ये आपका योगा द यूनियन को सिंबलाइज करता है विच रिफ्लेक्ट्स द यूनियन of individual consciousness with the individual consciousness with the universal consciousness। तो ये जो आपका अर्थ है, अर्थ आपका ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गया और ये जो आपका यूनियन बन रहा है हाथ के साथ ये आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो गया। तो इन दोनों का यूनियन आपका ज्वाइनिंग हैंड्स रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज ए परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन माइंड, बॉडी, मैन एंड नेचर विच इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। एंड फिर ये जो आप ब्राउन लीव्स देख रहे हो ये ब्राउन लीव बेसिकली अर्थ एलिमेंट को सिग्निफाई करता है और जो ग्रीन लीव्स देख रहे हो आप ये नेचर को सिंबलाइज करता है और जो ब्लू कलर देख रहे हो ये वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है और जो ब्राइटनेस आप देख रहे हो, ब्राइटनेस ये जो आप देख रहे हो ये फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। सन सिंबलाइजेज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। और फिर जो लोगो है वो रिफ्लेक्ट हार्मोनी एंड पीस ऑफ ह्यूमैनिटी जो योगा का एसेंस है। तो अल्टीमेट योगा का एसेंस तो यही है कि पीस एंड हार्मोनी हो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति जो है वो अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये आपका योगा फुलफिल करता है एंड योगा रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ दीज। सो मेंस के लिए प्लस प्रीलिम्स के लिए अगर इम्पोर्टेंस के रूप में देखा जाए तो थोड़ा सा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का डेट याद रख सकते हो। दिस डे मार्क्स व्हेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका सन लाइक करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये भारत की इनिशिएटिव थी। 2015 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन है कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए 21 जून को। तो ये आपका तीसरा इन्फॉर्मेशन याद रखना है। और चौथा इंपॉर्टेंट ये कि एम योगा ऐप लॉन्च करी गई है और इसके लॉन्चर कौन से हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। एंड इसमें क्या होती हैं इस ऐप में ये पता हो तो बस काफ़ी ज़्यादा है। और सिम्बल्स में आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो कि हैंड रिप्रेजेंट वॉट, ये आपका जो ब्लू लीव्स रिप्रेजेंट वॉट, बट उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे। So let's move to the next article, sea water desalination through solar thermal forward osmosis। ये रिलीफ ब्राउट कर रहा है टू द ड्राउट प्रोन तमिलनाडु विलेज। आपको ही पता है जो साउथ इंडिया है कहीं ना कहीं जो ड्रिंकिंग वाटर डेफिसिट वहाँ पर देखने को मिलती है। और आप हमें बताइए कि साउथ इंडिया में आखिरकार ड्रिंकिंग वाटर की ऐसी डिफिशियंसी क्यों देखने को मिलती है, कुछ कारण आप हमें बताइए क्योंकि ये क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये चूँकि वहाँ पर रेन वाटर आती तो है बट एक तो ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज फिजियोग्राफी ऑफ साउथ इंडिया आपको ही पता है हार्ड रॉक से बना हुआ है। तो जो वाटर पेनिट्रेशन है इनटू द डीप इनसाइड अर्थ एज ए ग्राउंड वाटर वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तो आराम से वी हैव द ग्राउंड वाटर टेबल और वाटर जाके स्टोर होती है और काफ़ी लिटिल डेप्थ में ही वाटर अवेलेबल हो जाती है। तो ये तो आपको पता भी होगा, ये इंडिया का एक तो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है और दूसरा जो कारण है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स वाई वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम या फिर जो सी वाटर होते हैं उनको एक प्रकार से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म मशीनरी लगाए जाते हैं सो दैट जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है उसको फुलफिल किया जा सके, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर उसे फुलफिल किया जा सके। दैट्स वाई
तो बहुत सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं और इसी से जुड़ा आपका न्यूज़ भी आया है। और देख सकते हो आप ये जो टेक्निक इस बार इस्तेमाल करी जाएंगी सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए, सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। तो हमें ये जानना है कि क्या होता है ये। तो सबसे पहली बात तो कंसोर्टियम यानी कि ग्रुपिंग्स कह सकते हो, है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय आईआईटी मद्रास हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड दिस सिस्टम दैट इज योर सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस सिस्टम, सो दैट जो प्रिवेलेंट एंड इमर्जिंग वाटर चैलेंजेस है उसको डील किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके। सबसे पहली बात तो ये कि डिसैलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या होती है कि जो सी वाटर होती है या फिर ब्रैकिश वाटर जो हमें स्टोरेज से प्राप्त होती है उसको डिसैलिनेट किया जाए, यानी कि उससे साल्ट रिमूव करके फ्रेश वाटर में उसे तब्दील किया जाए। और इसके लिए एक मेथड नहीं बल्कि डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए। एक तो है आपका थर्मल डिस्टिलेशन। थर्मल डिस्टिलेशन में होता क्या है कि जो फिल्टर्ड साल्ट वाटर है, लेट्स से कि समुद्र में गए और वहां से हमने साल्ट वाटर कलेक्ट किया, अब उसको हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर एक वेसल में आपका कलेक्ट होगा और जो बचा है वो साल्ट रह जाएगा, है ना। और फिर वेपर को कंडेंस किए जाएंगे और फिर उसको मिनरल फ्री लिक्विड में तब्दील कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नियम तो आप भी जानते होंगे, ये वेपोराइजेशन से आपका वाटर वेपर बनता है, उसके बाद उसको कंडेंस कर दो तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एक तो ये तरीका हुआ, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिस्टिलेशन। दूसरा है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, जो आपके फिल्टर्ड सी वाटर होते हैं उसको हाई प्रेशर के अंतर्गत रखा जाता है, अप्रोक्स 50 से 80 बार का प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसके द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका पास करते हैं टू द डिफरेंट मेम्ब्रेन, बट जो साल्ट कंटेंट होता है उससे ट्रैप कर लिया जाता है। इसको समझने के लिए आप देख लो, ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ये ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे वाटर है जो कि सॉल्वेंट है और ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक प्रकार से ब्लॉकेट कह सकते हो, जिससे वाटर तो चले जाएंगे बट साल्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि आपका जो वाटर और साल्ट दोनों मिक्स है और ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया और अल्टीमेटली साल्ट देख सकते हो आपका क्या होगा कि यहाँ आप देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया। जो सी वाटर है ये फिर देख लो जो साल्ट है ये यहीं पे रह जाएगी, इधर ही रह जाएगी और फ्रेश वाटर जो इधर आ जाएगा, है ना। क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज एन अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, तो इसलिए इसमें एनर्जी लगती है। अदरवाइज ऑस्मोसिस में तो कोई एनर्जी नहीं लगती। और आपका जो होता है फिल्टर जो आप यूज करते हो, जैसे आपने सुना होगा आरओ फिल्टर, तो आरओ फिल्टर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे वो जो है इम्प्योरिटी को निकालता है। तो डेट इज द सिंपल लॉजिक। और उसके लिए एक मेन एजेंट होता है, वो है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपका सेपरेट करने का प्रयास करता है। तो वो बात हो जाती है ना। सो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब वी हैव द फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एंड इसमें नेचुरल एनर्जी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वो इस्तेमाल हो जाते हैं टू सेपरेट वाटर फ्रॉम द डिजॉल्व्ड सॉलिड। और एनर्जी एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें भी होता है आपका मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेस और इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके साल्ट को फिल्टर आउट किया जाएगा और जो बच जाएंगे वो है आपके फ्रेश वाटर। एंड इसमें भी आपका बहुत ही कम एनर्जी का खपत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लो सैलिनिटी वाटर के लिए ये फायदेमंद है। अगर सैलिनिटी वाटर की ज़्यादा है, सैलिनिटी कंटेंट ज़्यादा है, तो ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। और डिसैलिनेशन डेफिनेटली क्लाइमेट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वाटर प्रदान कर सकता है फॉर क्रिटिकल ह्यूमन नीड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि वी हैव 99% वाटर जो आपका सैलाइन है, तो अगर इनको डिसैलिनेट करने में हम सफल हो जाते हैं विथ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो फेस करी जा सकती है भारत या फिर पूरे विश्व के द्वारा, उसको सॉल्व किया जा सकेगा। दिक्कत यही आती है कि वी हैव द साल्ट वाटर इन एबंडेंस बट टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, जिसके कारण जो कॉस्ट बेनिफिट है वो आपका सही नहीं बैठ पाता। However, in the future there can be technology development so that वो जो है आराम से एक्सट्रैक्ट किए जा सके आपके फ्रेश वाटर को फ्रॉम द सैलाइन वाटर।
सो वी हैव डिस्कस्ड इट। ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डीसैलिनाइजेशन पूछा जा सकता है, और व्हाट आर द मेथड अवेलेबल फॉर डीसैलिनाइजेशन। तो कुछ मेथड आपको याद रखने हैं: थर्मल डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, एंड वी हैव द इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड इमेज आप बना सकते हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। वी हैव द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वी हैव द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड वी हैव दिस। ठीक है, ये सब बातें हो जाती है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल प्लान्स टू प्लांट मैंग्रोव्स अलोंग इट्स कोस्ट। ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज है। और अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे साइक्लोन्स सब देखने को मिल रहे हैं, स्टॉर्म्स ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली अभी जो आपका साइक्लोन आया उड़ीसा कोस्ट या फिर कोलकाता कोस्ट में, फिर आपने महाराष्ट्र में भी देखा था। मैंग्रोव्स एक प्रकार से नेचुरल बैरियर के रूप में एक्ट कर सकती है इन एक्सट्रीम वेव्स एंड विंड्स या स्टॉर्म्स को रोकने में, सो दैट जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फिर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनको कम नुकसान हो, और कॉस्ट भी कम लगता है अगर मैंग्रोव्स को प्लांट किए जाते हैं अलोंग द कोस्ट टू डील विद द क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटीज एंड रिलेटेड डिजास्टर। तो फिर ये देख लो, ये जो कोस्टल बेल्ट प्लांटेशन करने का एम है वो बेसिकली ये है कि एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल बैरियर क्रिएट किया जा सके। बैरियर यानी कि अवरोध पैदा किया जा सके अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर कोई साइक्लोन आक्रमण करती है तो। मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करें तो ये जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली ट्रांजिशन जोन वाला इकोसिस्टम होता है। आपने सुना होगा, इकोटोन का नाम सुना होगा। इकोटोन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। सो मैंग्रोव इकोसिस्टम इज जस्ट लाइक कि एक तरफ आपका सी वाटर है और दूसरी तरफ आपका लैंड है। तो ये जो सी और लैंड का जो ट्रांजिशन होते रहता है, जैसे हाई टाइड हुआ, लो टाइड हुआ, तो ये जो बीच का जोन आ जाता है जिसमें दोनों इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम के फायदे मिल जाते हैं उस एरिया को, तो हम इसे कहते हैं इकोटोन या फिर मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इकोटोन। तो ये बातें हो जाती है ना। तो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, तो एक तरफ टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड सिस्टम कह सकते हो, लैंड इकोसिस्टम, और दूसरा एक्वेटिक मेराइन सिस्टम। दोनों का जो आपका इंटरफेस है, इंटरमीडिएट जोन है, यही है आपका मैंग्रोव इकोसिस्टम। साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन यहाँ आपको मिल जाती है, और ये इंटरटाइडल रीजन में ग्रो करती है, स्टडीज में ग्रो करती है बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ। एंड इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, याद रखना। एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये दो बातें याद रखना। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट एंड बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड लैंड फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो बायनियल रिपोर्ट आया है 2019 में बेसिकली रिलीज किया गया था। भारत में अगर देखा जाए कि मैंग्रोव कवर कितना है, तो ओवरऑल 4975 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर आपका मैंग्रोव कवर मौजूद है, जो कहीं ना कहीं 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। तो जैसा भारत का कोस्टल रीजन है उस हिसाब से तो काफ़ी कम है, ओनली 0.15%। और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के आने और उसके नुकसान करने की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें भी इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव कवर को बढ़ाने की जरूरत है। और फिर देख लो, वेस्ट बंगाल है 42.45% ऑफ इंडिया मैंग्रोव कवर, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। तो हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में, बट नॉट मोर देन 50%। ये है आपका 42.45%। एंड उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब है आपका। ठीक है। एंड अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, तो वी हैव द कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही ना, बिकॉज ये मैंग्रोव लगते ही हैं आपका कोस्टल जोन में, इंटरटाइडल जोन में लगते हैं। तो अगर यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट लगते हैं तो कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करेगा, रिड्यूसिंग इरोजन फ्रॉम स्टॉर्म सर्जेस, करंट्स, वेव्स टाइप्स। तो एक तो आपका कोस्टल प्रोटेक्शन में इरोजन को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ जो ये कोस्ट लाइन है उससे स्टेबलाइज करता है ना। जो भी आपके गस्टी विंड्स हैं उसको स्पीड को रोकता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को तो रोकता ही रोकता है। और फिर क्लाइमेट रेगुलेशन है, कैसे? बिकॉज मैंग्रोव्स हैव द एबिलिटी कि वो 4 टाइम्स तक मोर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर सकती है बाय एरिया देन द टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। यानी कि टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट लेट से एक एरिया में हमने ओपन किया, मैंग्रोव फॉरेस्ट उतना ही एरिया में मैंने लगाया, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट अब्जॉर्व करेगा उससे
4 गुना तक का ज़्यादा एब्जॉर्बमेंट ऑफ CO2 ये करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। एंड वी हैव द फिशरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मोर देन 3000 फिश स्पीसीज आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। और इंडिया हैज लॉस्ट 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव एरिया इन द लास्ट सेंचुरी। याद रखना है, पिछले सेंचुरी में भारत ने कहीं ना कहीं 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव एरिया को लॉस्ट कर दिया था। तो भारत सरकार का या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का ये प्रयास होना चाहिए कि इस 40% ऑफ लॉस्ट मैंग्रोव एरिया को रिवाइव किया जा सके, सो दैट ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपको साइक्लोन्स या गस्ट इवेंट्स या फिर स्टॉर्म्स के रूप में देखने को मिलते हैं, इनके कारण नुकसान पहुंचने वाले जो पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोका जा सके। और ये लॉस्ट क्यों हुआ था, इतना काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एक्वाकल्चर के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, अर्बन डेवलपमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, मेनली ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, आपका टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, वी हैव द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, जो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत नोटिफाई करी गई है। याद रखना है, पहला तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन किसके अंतर्गत, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। और इसके तहत सारे कोस्टल स्ट्रक्चर जो 500 मीटर तक है फ्रॉम द हाई टाइड, लेट्स से ये आपका हाई टाइड है, हाई टाइड से आपका 500 मीटर का जो जोन है उसे आप कहोगे CRZ, जो काफ़ी इसेंशियल होता है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड वी हैव द मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, और ये भारत की तरफ से लाई गई इनिशिएटिव है जिसमें IUCN का भी कोऑपरेशन है, सो दैट इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा सके कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन में, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये बातें हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये मैंग्रोव इकोसिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंग्रोव इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखना, इंटर टाइडल जोन में ये मिल जाते हैं, साथ ही साथ ये इकोटोन का एग्जांपल है। और फिर थोड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए आपको कि इनको टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, ट्रॉपिकल वेटलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहते हैं। 0.15% एरिया ही ये मैंग्रोव्स कवर करता है इंडिया में। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स है आपका वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पर आपका गुजरात में, तीसरे नंबर पर ANN में, अंडमान एंड निकोबार। और बेनिफिट वही होते हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट आपका रेगुलेशन, एंड वे फिशरीज, एंड वी हैव अदर मैनी बेनिफिट्स जो आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम से मिल जाते हैं। और इनिशिएटिव जो लिए गए हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, उस इनिशिएटिव्स के बारे में भी पता होनी चाहिए। और ये तो जरूर पता होनी चाहिए कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई किए जाते हैं, दूसरे एक्ट के तहत नहीं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे देगा, आप गलत कर दोगे। एंड वी हैव द मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, ये आपका याद रखना है, इंडियन इनिशिएटिव है विथ कॉपरेशन ऑफ IPCC नहीं, IUCN, इंडियन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं बेसिकली इसको। और IUCN के बारे में 5-6 पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मेंस के लिए तो क्वेश्चन इसमें पूछे ही गए हैं ना, व्हाई कोस्टल सिस्टम व्हाई मैंग्रोव इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर कोस्टल स्टेट्स, है ना। तो ये बेनिफिट्स आपको याद रखने, कोस्टल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट रेगुलेशन, फिशरीज, और भी बहुत सारे। एक तो लाइवलीहुड के लिए भी हो जाता है ना, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है ना, ये सब बातें हैं। साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेट राइज है उसको डील करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट हुआ। साथ ही साथ एक्सट्रीम डिजास्टर इवेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट नेचुरल बैरियर है। ये सब आप कुछ फीचर्स याद रख सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। प्रेजेंट मिशन ऑफ इंडिया रेस्पॉन्स टू कंसर्न्स raised by a special branch of UNHRC about India's IT rules 2021। तो ये बेसिकली अभी भारत ने जो IT रूल्स 2021 रिलीज किए हैं, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा इश्यू चल रही है, और जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है भारत के इस रूल्स को कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हो कि इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब है IT रूल्स हमारा, सवाल उठा रहे हैं, वो होना तो ये चाहिए था। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब ऐसे विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं, सवाल तो उन पर भी उठनी चाहिए थी, लेकिन सवाल भारत पर उठाए जा रहे हैं। और भारत को तो चूंकि अपनी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, तो वो तो कदम उठाएगा ही उठाएगा। तो इसमें तो
कहीं ना कहीं बायसनेस हमें नज़र आती है। बट देखते हैं कि ये इश्यू क्या है इन डिटेल। तो ये जो आपका स्पेशल ब्रांच है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो नया आईटी रूल भारत की तरफ से नोटिफाई किया गया है, इट डज नॉट कन्फोर्म, यानी कि मैच नहीं करता विथ द इंटरनेशनल राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, जो आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में दिया गया है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं स्पेशल ब्रांच ऑफ यूएनएचआरसी के द्वारा। और इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसल्टेशन, मीटिंग्स, एनालिसिस करिए इस आईटी रूल्स के ऊपर, और जो भी इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उसको भी शामिल करिए, और जो भी अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं बेसिकली उसे आप देखिए और प्रॉपर चेंजेस इंट्रोड्यूस करिए। तो ये बातें बोली जा रही है। और बेसिकली इंडिया अब रिस्पॉन्ड किया है ये कहकर कि ये जो रूल्स हमने लाए हैं भाई साहब, ये ऑर्डिनरी यूजर्स जो सोशल मीडिया पर ऑपरेट करते हैं इनको एम्पावर करने के लिए लाए गए हैं, बिकॉज कंसर्न्स जो है वो ओवर इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ एब्यूज जो सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है वो बढ़ती जा रही है। तो इन कंसर्न्स को हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो बोला गया है कि हमने ये जो बनाए हैं आईटी रूल्स, ये हमने उसके लिए वाइडर कंसल्टेशन अच्छे से किए हैं, सिविल सोसाइटी के साथ मिल बैठ कर किए हैं, इंडस्ट्री एंड फीडबैक जो आया है उसको डिस्कस किए गए डिटेल में, तब जाके ये न्यू आईटी रूल्स लाया गया है। और ये जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, जिसको आईटी रूल 2021 शॉर्टकट में बोला जा रहा है, इसमें जो रूल्स है वो फ्रेम किए गए हैं बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स विच आर ग्रोइंग कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ जो राइट्स ऑफ यूजर्स है उनके कंसर्न्स को हैंडल नहीं करती है। सो कहीं ना कहीं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। एंड द रूल्स हैव बीन नोटिफाइड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये जरूर याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस रूल्स को नोटिफाई किया गया है। एंड रूल्स प्रोवाइड सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म इन रिलेशन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया, एंड होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होंगी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूएनएचआरसी के बारे में जानना, इसके 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए, और थोड़ा सा ये जो आपका आईटी रूल्स 2021 लाया गया है इसके बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लेकर आया है ये पता हो तो और बढ़िया है। और बेसिकली ये नोटिफाई किसके अंतर्गत किए गए हैं तो याद रखना है आईटी एक्ट 2000 के तहत। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट रिसीव्ड नो रिक्वेस्ट फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। तो बेसिकली ये न्यूज़ है बिकॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन रिस्पॉन्स टू आरटीआई क्वेरी, इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि इन्होंने, यानी कि इस डिपार्टमेंट ने कोई भी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड रिसीव नहीं करी है। इससे पहले अमेजन, स्पेसएक्स एंड OneWeb इन्होंने कुछ प्लान्स अनाउंस करे थे टू लॉन्च सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया बाय मिड 2022, ये आपने भी सुना हो, है ना। लेकिन आरटीआई इंक्वायरी से ये पता चला है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को फिलहाल तो कोई कम्युनिकेशन या फिर यूँ कह सकते हैं ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस्टेब्लिश करी जाएंगी, तो इसलिए ये न्यूज़ में आई है। और अगर हम बात करें सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड, नाम से पता चल रहा है कि ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा ये सैटेलाइट बेस्ड होगा, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं, ब्रॉडबैंड सिग्नल्स, उसको भेजे जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे सैटेलाइट के माध्यम से, जो सैटेलाइट आपका स्पेस में लोकेटेड होगा, रेदर की अंडरग्राउंड कॉपर या फाइबर नेटवर्क। अभी क्या होता है कि आपको जो इंटरनेट रिसीव होती है जनरली ये फाइबर नेटवर्क या फिर कॉपर नेटवर्क के आधार पर होती है, जो तारे बिछाई जाती हैं, है ना। वर्ल्ड ओवर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नेटवर्क बिछे हुए हैं अंडरग्राउंड, अंडर सी, सो दैट ये आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका ऑपरेट होते रहता है। लेकिन सैटेलाइट बेस में सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट आपका इंफॉर्मेशन आएगा, जाएगा, रिसीव होगा और फिर आप भेजोगे। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन या सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी वो पॉसिबल होती हैं जियो स्टेशनरी, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से, यानी कि जो भी सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे जो आपका सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा वो या तो जियो स्टेशनरी या मीडियम या लो अर्थ ऑर्बिट
में रखे जाते हैं। एंड मॉडल्स फॉर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी इंक्लूड, तो कौन कौन से मॉडल हैं अभी फिलहाल सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए? वी हैव द हाइब्रिड, यानी कि LPWAN प्लस सैटेलाइट, या फिर इसी को इनडायरेक्ट मॉडल कहते हैं। और इसमें जो होता ये है कि हर एक सेंसर और एक्टूटेटर, बेसिकली डिवाइस होता होगा, सेंसर एंड एक्टूटेटर इन ए नेटवर्क, ये कम्युनिकेट करती हैं सैटेलाइट के माध्यम से वाया इंटरमीडिएट सिंक नोड, जो कि आपका लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे होता है। एंड दूसरा है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल, इसमें डिवाइसेज डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से विदाउट एनी इंटरमीडिएरी ग्राउंड गेटवे। तो इसमें आपका डायरेक्ट होता है विदाउट एनी इंटरमीडिएरी ग्राउंड गेटवे, और इसमें कहीं ना कहीं इंटरमीडिएरी गेटवे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये जो ट्रेडिशनल LPA प्रोटोकॉल जिसमें टावर है, ये सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट के पास जाएगा, एंड फिर वी हैव द रिसीवर। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में क्या हो गया, यहाँ डायरेक्ट भेजे गए और फिर रिसीव किए गए, अल्टीमेटली ये आपका डायरेक्ट से इंफॉर्मेशन यूजर यूज कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल LPWA प्रोटोकॉल, जिसमें आपका बेसिकली इंटरमीडिएरी की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बेनिफिट्स वही होंगे कि ईजियर टू डिप्लॉय एंड वाइड कवरेज होगा, बिकॉज एक सैटेलाइट का कवरेज वाइड हो सकता है, बिल्कुल सही। इनेबलर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्गर ब्रॉडबैंड कैपेसिटीज हो जाएंगी, बूस्टिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज इन रूरल एरियाज, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आते रहते हैं कि रूरल एरियाज में जो स्पीड का इश्यू है, या फिर टावर्स कम लगाए जाते हैं, या फिर कनेक्शन ही नहीं है, या सर्विसेज ही नहीं है, तो ये सब दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। बूस्टिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज इन रूरल एरिया। पोटेंशियल एप्लीकेशन की बात करें तो देख लो, रिमोट हेल्थ सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब हो गए। लिमिटेशन की बात करें तो हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है ना, हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, पर जीबी आपको $15 से $20 देने पड़ेंगे पर जीबी, जहाँ आपका अभी प्रेजेंट में आपको पता है 12 रुपये में 1 GB, जहाँ तक मैंने अभी यूज किया है 12 रुपये में 1 GB, इतना सस्ता इंटरनेट पूरे विश्व में नहीं है। बैंडविड्थ लिमिटेशन है, हाई लेटेंसी है, यानी कि इन्फॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने में जो टाइम गैप लगेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। इम्पैक्टेड बाय वेदर रिलेटेड इवेंट्स, ये सब से इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे आपका DTH सिस्टम है, DTH में आप देखते हो वेदर ख़राब है तो जो कनेक्शन है वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाते, कुछ इसी प्रकार का दिक्कतें आ सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑल्सो इन न्यूज। तो देख लो, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोट ऑन UNGA म्यांमार रेजोल्यूशन। आपको पता है म्यांमार में कहीं ना कहीं मिलिट्री कूप देखने को मिल रहा है, और भारत का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स थोड़ा सा शांत ही कह सकते हो, क्योंकि भारत भी जब ऐसे माहौल में कुछ स्टेटमेंट देता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि म्यांमार के साथ जो रिलेशन है वो खट्टे हो जाए। और म्यांमार के लिए भारत और भारत के लिए म्यांमार कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। सो भारत भी ये जो कदम है अपने फूक फूक कर चलता है, सो दैट बाद में कुछ दिक्कतें ना आ जाए। तो यही आपका न्यूज़ यहाँ देखने को मिला है कि UNGA में जो म्यांमार रेजोल्यूशन पास होने वाली थी, भारत ने वहाँ पर वोटिंग नहीं की। तो इंडिया ने वोट करने से मना किया, बिकॉज इन्होंने कहा है कि जो रेजोल्यूशन लाए गए हैं इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस, नॉट कंडीशिव टू एडिंग इंडिया ज्वाइंट एफर्ट टुवार्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन द कंट्री। यानी कि सीधा सीधी कहा जा रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये कहीं से कहीं आपका कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने का बात करता ही नहीं है। रेजोल्यूशन को UNGA के द्वारा अडॉप्ट किया गया और इसमें कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे। फरवरी 1 कूप जब हुआ था म्यांमार में, और साथ ही साथ म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसको जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स उन्होंने कैप्चर किए हैं, पॉलिटिशियंस या फिर और कोई व्यक्ति जिसको आर्बिट्रेरली डिटेन या अरेस्ट किया, उसको रिलीज करने के लिए। UNGA की बात करें तो ये तो 1945 में ही आ गई थी, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्ट्स एज ए चीफ डेरिवेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गन ऑफ UN। और फिर ये ओनली UN फोरम है जहाँ पर सारे मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अनलाइक रेजोल्यूशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो UNGA का रेजोल्यूशन है नॉन बाइंडिंग ऑन स्टेट होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेगा तो बाइंडिंग होगा ऑन द मेंबर पार्टी, जबकि अंगा का जो रेजोल्यूशन है वो कोई जरूरी नहीं कि बाइंडिंग हो। एंड वी हैव द समर सोलिस्टिस। आज ही हमने आपको फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया समर सोलिस्टिस का मतलब। और समर सोलिस्टिस बेसिकली दिन होता है, समर सोलिस्टिस का हो, विंटर सोलिस्टिस का हो, आपका ऑटोमन ऑन इक्विनेक्स का हो, या फिर आपका जो स्प्रिंग इक्विनेक्स का हो, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेट होते हैं 365 डेज में,
और ये बेसिकली इसलिए होते हैं बिकॉज जो आपका अर्थ है वो मूव करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और ड्यूरिंग दैट रिवोल्यूशन सर्टेन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, है ना। तो फॉर एग्जांपल समर सॉलिस्टिस में जो नदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि 21 जून को आपका समर सॉलिस्टिस होता है, यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, लॉन्गेस्ट, हॉटेस्ट नहीं लेंथीएस्ट डे ऑफ द ईयर कह सकते हो नदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज सन इज डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और वही सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, वहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट डे होता है। तो ये आपने सुना होगा, है ना। और बेसिकली अगर हम अदर डिटेल्स की बात करें तो इट अकर्स व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जून 20 से 22 के बीच में ये आपका होता है, रिजल्टिंग इन लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फीयर। और इस दौरान अर्थ का एक्सिस जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, या सीधा सीधी की बात कहो कि जो सन है वो यहाँ पर आप देखो, है ना, ये जो अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है टिल्टेड टुवर्ड्स सन। अर्थ का एक्सिस में क्या जो आपका नदर हेमिस्फीयर वाला जो आप देख सकते हो ये एक्सिस टुवर्ड द सन टिल्टेड है, यही आप देख सकते हो। विंटर सॉल्स्टिस में अर्थ का एक्सिस जो है टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ये आप देख सकते हो ना। तो ये होता है आपका विंटर वर्सेस समर सॉल्स्टिस में। तो ड्यूरिंग दिस समर सॉल्स्टिस अर्थ का एक्सिस इज टिल्टेड इन अ वे कि नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल इज टिप्ड टुवर्ड द सन। तो ये आप नॉर्थ पोल को देख रहे होगे, नॉर्थ पोल इज टिप्ड टुवर्ड द सन एंड द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम इट, है ना। तो साउथ पोल अवे हो गया, and amount of incoming energy from the sun is on this day is 30% higher at the north pole than the equator, ये भी याद रखना है ना। तो जो इनकमिंग एनर्जी मिलेगा आपको इस दिन को वो 30% हाइयर रहता है एट द नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड अदर इंपॉर्टेंट डेज वे विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है कि जो साउथ पोल होता है वो नज़दीक होता है सन से, और नॉर्थ पोल होता है अवे फ्रॉम द सन होता है ना। और ऑटोमन और जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है इसमें जो इक्वेटर पर लोकेटेड होता है आपका अर्थ, मतलब सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर लोकेटेड होता है, इसलिए 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होती है दोनों हेमिस्फीयर में। एंड वी हैव द निशिता, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस एनसीईआरटी ये दोनों एक साथ आई हैं, और ये ज्वाइंट मिशन बेसिकली लेकर आई हैं निशिता प्रोग्राम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए, है ना। और EMRS की अगर हम बात करें यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये फ्लैगशिप इंटरवेंशन कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जिसके तहत क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल स्टूडेंट्स को टू द रिमोट ट्राइबल एरिया यहाँ पर इन्हें प्रदान करी जा सके। और निशिता जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा जिसमें क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन उसको इम्प्रूव किए जाएंगे वाया इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। एम जो है इस ट्रेनिंग का आप देख लो, टू मोटिवेट पीपल एंड इक्विप द टीचर्स टू इनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग फोस्टर या डेवलप करवाया जा सके, टीचर्स को इनकरेज किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाए स्टूडेंट्स के बीच, हैंडल डाइवर्स सिचुएशन एंड एक्ट्स एज फर्स्ट लेवल काउंसलर। एंड वी हैव द IN इन वे 4, तो इंडियन नेवी बेसिकली IN का मतलब होता है, एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ये पार्टिसिपेट करेंगे इन मेडेन ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। और गल्फ ऑफ एडन को आप गल्फ ऑफ बेरा भी कहते हैं, ये डीप वाटर गल्फ है बिटवीन यमन टू द नॉर्थ और अरेबियन सी टू द ईस्ट एंड जिबूती टू द वेस्ट एंड सोमालिया टू द साउथ। आप थोड़ा सा ये जो ऑक्सफोर्ड मैप है उसमें देखना, आप गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इनको गल्फ ऑफ बेरा भी कहते हैं, ये जरूर याद रखें, गल्फ ऑफ बेरा। और ये बिटवीन यमन अरेबियन सी एक तरफ, जिबूती एक तरफ और फिर सोमालिया एक तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इंडियन नेवी एंड EU and VFOR have regular interaction through shared यानी कि shared awareness anti confliction meetings held annually at Bahrain। फिर we have the personalities in news, और आपको ही पता है कितने फेमस वेल वर्सेटाइल स्पोर्ट पर्सन हमारे देश के, हमारे मोटिवेटर, कहीं ना कहीं हमारे देश को अलविदा कहकर चले गए, बट वो हमारे दिलों में कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो फीलिंग्स है वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, और वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहेंगे अपने कर्मों के द्वारा और उनके ग्राउंड डाउन टू अर्थ बिहेवियर।
उनका जो रहा है। तो कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये उनकी मृत्यु हुई थी और वो एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर कह सकते हैं जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना भी जाता था एंड ओनली एथलीट टू विन गोल्ड एट 400 मीटर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो मिका सिंह थे इनके नाम पर भाग मिका भाग मूवी आपने देखी होगी, मोटिवेट भी होते रहेंगे आप कभी न कभी बार बार। ओनली एथलीट जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड हासिल किया था एशियन गेम्स प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स में, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1959 में। सो ये हमने ऑल ओवर न्यूज डिस्कस कर लिया एंड होप आज की लेक्चर सीरीज थोड़ी लंबी हो गई बट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल एंड डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।